तो आज बात करते हैं कुछ रूल्स की, जिसमें से एक है अफबाऊ का नियम, एक है हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, और डी ब्रोगली का, चाहे डी लिखिए या डी ब्रोगली की संकल्पना जो है उन्होंने जो सिद्ध किया था, और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। ये 5 रूल एक ही वीडियो में आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डी ब्रोगली से। सबसे पहले जानते हैं डी ब्रोगली के बारे में। देखिए, डी ब्रोगली एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1924 में एक प्रयोग किया था, जिससे ये इन्होंने ये बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है ये तरंग के गुण प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन तरंग के गुण भी प्रदर्शित करता है। ऐसे अभी तक हमने ये जाना था कि जो परमाणु के मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कण के रूप में था। अभी इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन में तरंग की प्रकृति भी पाई जाती है। इन्होंने एक सूत्र यानी एक समीकरण भी दिया था कि यदि कोई कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या जो भी हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो भी हो, ये अगर इनका द्रव्यमान m हो और ये v गति से गतिमान होते हैं, तो इनका जो तरंग दैर्ध्य है और जो इससे संवेग उत्पन्न होगा, इनके बीच निम्न संबंध होता है, जो कि होता है लैम्डा इक्वल टू h/p। p यहाँ संवेग है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है, h यहाँ प्लांक नियतांक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो h बराबर संवेग बराबर होता है mv, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। ये इन्होंने डी ब्रोगली ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये तरंग की प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। इसके बाद इसको साबित करने के लिए इसको साबित करने के लिए 1927 में 3 साइंटिस्ट थे, डेविसन, जर्मर और थॉमसन या थॉमसन। इन्होंने जो है ये बताया था कि जैसे एक्स किरणें व्यवहार करती हैं, वैसे ही निकिल से जो है जो निकिल के क्रिस्टल होते हैं, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का विवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का विवर्तन होता है, जिसे डिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसी के बाद यानी डेविसन, जर्मर और थॉमसन ने ये साबित किया था कि निकिल से इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जो व्यवहार करते हैं वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, इनका डिफ्रैक्शन होता है। और इसी के बाद 1927 में ही रीड और थॉमसन ने भी इन्होंने भी एक प्रयोग किया था कि प्रकाश की तरह इलेक्ट्रॉन में भी व्यतिकरण पाया जाता है, यानी इंटरफेरेंस फिनोमेना पाया जाता है। दोनों ही गुण तरंगों के होते हैं, जिससे यहाँ पे ये साबित हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन में तरंग के गुण भी होते हैं। लेकिन डी ब्रोगली ने इसको शुरुआत की थी, इसीलिए उसको डी ब्रोगली की द्वैती प्रकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली का द्वैती प्रकृति सिद्धांत या द्वैतीकरण, ये इलेक्ट्रॉन का द्वैतीकरण। दोनों का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन में डुअलिटी पाई जाती है, एक तो उसमें तरंग के गुण होते हैं और दूसरा कण के भी होते हैं, या ऐसे समझिए कण के भी होते हैं और तरंग के भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नियम देख लेते हैं अफबाऊ का, ये इसको लास्ट में बताऊंगी। अभी देख लेते हैं हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। इन्होंने क्या नियम दिया था
इन्होंने बताया था कि यदि कोई कण होते हैं, यदि v वेग से गति कर रहे होते हैं तो इनकी स्थिति और जो इनका संवेग होता है इसकी एक साथ, मतलब ये एक साथ निश्चित नहीं हो सकते हैं। यानी अगर कोई गतिशील कण है तो उसकी स्थिति और उसका संवेग एक साथ नहीं बताया जा सकता है। यदि उन्होंने मतलब यदि मान लीजिए पोजीशन में अनिश्चितता, यानी आपको पोजीशन डिफाइन नहीं हो पा रही है वो, और आपको संवेग भी नहीं पता है, संवेग भी अनिश्चित है, यानी दोनों में जो अनिश्चितता पाई जाएगी, यानी दो अंतर होंगे, वो बराबर होता है, बराबर या ज़्यादा होता है h/4 के। ये यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट होता है और ये h/4। इनका कहने का मतलब ये था कि यदि कोई कण किसी वेग से गति कर रहा हो तो उसकी स्थिति की, यानी किस टाइम पर वो कहाँ है, और उसका जो वेग है, इन दोनों का एक साथ नहीं बताया जा सकता है कि वेग क्या थी या स्थिति क्या है। ठीक है, मतलब ये है कि यदि गति करता रहेगा तो आप वेग बता सकते हो और स्टॉप रहेगा तो आप स्थिति बता सकते हो। इन्होंने ये एक समीकरण दिया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चित समीकरण। ये प्लांक कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच अंतर का जो गुणनफल होगा इनसे या तो बड़ा होगा या फिर इस मान के बराबर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी अनसर्टेनिटी, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चितता, अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चयता का सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसके हिसाब से किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और उसके वेग का एक साथ यथार्थ नहीं बताया जा सकता है कि दोनों की स्थिति या दोनों का मान क्या है। ठीक है, एक और नियम जो हमारा तीसरा नियम है वो है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? पाउली का अपवर्जन, अपवर्जन यानी अपवर्जित है। ठीक है, अभी यहाँ ये देखिए, कल क्वांटम संख्या के बारे में बताया था जो कि 4 होती हैं, n, l, m और s। तो पाउली ने ये बताया था कि ये किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इन चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, समान नहीं हो सकता है। यदि इन तीनों का हो भी जाएगा तो s का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि s या तो प्लस हाफ दिखाएगा या फिर माइनस हाफ दिखाएगा। ठीक है, ये हाफ हाफ हो जाते हैं, जबकि इन तीनों में आपको हाफ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है, इनमें प्लस और माइनस की पोजीशन लग जाती है। ठीक है, तो पाउली ने यही नियम बताया था कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए, इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। अगला नियम है हुंड का नियम। हुंड का नियम यानी हुंड्स लॉ और ऑफ-बाउ का नियम, ये दोनों ही नियम एक दूसरे से परस्पर जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? देखिए, हुंड ने नियम दिया था कि जो ऑर्बिटल होते हैं इनके युग्मन के बारे में, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके युग्मन के बारे में। तो इन्होंने कहा था किसी परमाणु के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, जैसे मान लीजिए डी के लिए लेते हैं, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, मान लीजिए डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो इन्होंने ये नियम बताया था कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो जब आप भरेंगे तो इसमें सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन जब भर जाएंगे, सभी में एक एक करके 1 2 3 4 5, जब सभी एक साथ भर जाएंगे उसके बाद दूसरा शुरू होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए डी में 5 है और आप सीधा भरने के बजाय 1 2 3 4 5 ऐसे भर दें, ऐसा नहीं भरता। ठीक है, इन्होंने बताया था कि सबसे पहले आपको प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना होगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 जब ये भर जाएंगे इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे मान लीजिए D7 कर देते हैं, उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 3D मतलब D7। अब ये आपको ऑफ-बाउ के नियम में हेल्प करेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑफ-बाउ का नियम,
आफबाऊ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। इसको ऐसे देखिए, इन्होंने मतलब ये जो नियम था इसके अनुसार एक आपको मतलब एक विन्यास दिया गया था कि आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास इसी क्रम में भरना है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d ऐसे ही करके चले जाएंगे 7f तक, ठीक है। तो इन्होंने ये मतलब इस नियम के अनुसार ये होता है कि किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। ऊर्जा का बढ़ता क्रम यानी कि 1s से ज़्यादा ऊर्जा 2s में, 2s से ज़्यादा 2p में, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s और फिर 3d। हालांकि जैसा ही दिख रहा है ऐसा होना ये चाहिए था कि ये 3d इस 4 से पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद लगता है जिसको आफबाऊ का अपवाद कहते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप उसको रीचेक कर सकते हैं। नहीं तो जो मेरा अगला वीडियो होगा जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना बताऊंगी इसी आफबाऊ के नियम से, उसमें आपको मैं इसके अपवाद बता दूंगी। इससे पहले मैंने ये भी बताया है कि s में आप कितने ऑर्बिटल भर सकते हो, p में कितने, d में कितने और f में कितने। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।